हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस से संबंधित मतलब कि विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, उस सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और उसी क्रमबद्ध तरीका में हम आज सेट 10 लगाने जा रहे हैं और इससे पहले हम 9 सेट को लगा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी चैनल पे मतलब कि फ्यूचर स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप बिहार डीएलएड के किसी भी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एक ऐप है जिस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो हम हर एक सेट में 20 क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है। मतलब कि कौन सी क्रांति हुई थी जिससे खाद्यान्न के जो उत्पादन उसमें वृद्धि हुई थी। वो हरित क्रांति था, श्वेत क्रांति था, नीली क्रांति था, या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं है। तो कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए की गई थी सॉरी, तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति हुई थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंतर्गत यह आया था। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसको करवाया गया था? हरित क्रांति को। हरित क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति कब आया था? पंचवर्षीय योजना मतलब कि 1961 से 66 के अंतर्गत इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? तो खाद्यान्न के उत्पादन के लिए। खाद्यान्न के अंदर मुख्यतः बात करें तो खाद्यान्न में गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए, किसानों की उपज में वृद्धि के लिए इसको किया गया था। और हरित क्रांति के आने से क्या फायदा हुआ? हरित क्रांति के आने से के कारण जो किसान थे, किसान की उपज में वृद्धि हुई। उपज की वृद्धि के साथ साथ नए नए तरह के खरपतवार नाशक और विभिन्न प्रकार के उपज देने वाले बीजों का उत्पादन किया गया। इसके अलावा हमारे जो कृषि पद्धति थी, हमारी पुरानी कृषि पद्धति को छोड़कर नई पद्धति को अपनाया गया। उसके तहत तकनीकी का मतलब जो जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर, इसके अलावा बड़े बड़े मशीनों का खेती में उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ? हमारे कृषि के उत्पादन वृद्धि हुआ। तो निम्न में से कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के में सहयोग किया था? तो वो था हरित क्रांति। और हरित क्रांति को भारत में लाने वाले कौन थे? एम एस स्वामीनाथन नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति को लाए थे। मतलब भारत में हरित क्रांति को लाने वाले एम एस स्वामीनाथन थे, जिन्होंने 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। श्वेत क्रांति दूध क्रांति के लिए आया था। दूध की क्रांति के लिए श्वेत क्रांति करवाया गया था। खाद्यान्न के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई? हरित क्रांति। तो यदि प्रश्न में पूछता है कि श्वेत क्रांति किसके लिए किया गया था, तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब कि जो रेस्पायरेशन करते हैं हम, श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसको पढ़ते उसको रेस्पायरेटरी सिस्टम, और श्वसन को करने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या उष्माशोषी है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन का अर्थ क्या होता है? उपचयन का अर्थ होता है, इंग्लिश में बात करें उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और वही बात करें कि अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और उष्माशोषी को एक जो इंडोथर्मिक, इसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। इसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। इंडोथर्मिक। तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है।
और रिडक्शन में, अपचयन में हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये किसका हो गया, केमिस्ट्री में। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलने को क्या बोलते हैं, उपचयन। और अपचयन मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से, योग होने से जो एनर्जी एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसका निर्माण होता है, और उसके निर्माण के पश्चात क्या होता है, CO2 एनर्जी और H2O का निर्माण होता है, उसको अपचयन बोल देते हैं। मतलब कि इनपुट के रूप में क्या जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन, और आउटपुट के रूप में क्या होता है, आउटपुट के रूप में रिडक्शन होता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। और ये कहाँ होता है, ये कोशिका में होता है, और कोशिका की एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। यदि आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट हम 2 से 3 बार लगा चुके हैं, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे हर एक सेट वीडियो, मतलब कि हम 30 वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें से ये 10वां सेट है, 30 सेट तक लगाएंगे। यदि आप सारे वीडियो को लगा देते हैं तो आपको बिहार डीएलएड 2026 में साइंस से संबंधित आने वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसे फल को पकाने में उपयोग किया जाता है, तो वो कौन है, C5H10, C2H4, C3H8 या C2H6। तो हम लोग क्या किसको बोले थे, C2H4। C2H4 क्या है, यह एक तरह के फल पकाने के लिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में एथिलीन बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। और इसका केमिकल नाम क्या है, C2H4। और ये एक तरह का हार्मोन है जो किसमें निकलता है, पादपों में। ये एक तरह का हार्मोन है जो पादप के शरीर से निकलता है, और इसका मुख्य काम क्या है, फल को पकाना। ये फल को कैसे पकाता है, जो C2H4 है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल और फल को पकाता है। वही बात करें कि हम लोग फल को प्राकृतिक कुछ केमिकल के यूज से भी हम पकाते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। इसके उपयोग से भी हम क्या करते हैं, इसके उपयोग से भी हम क्या करते हैं, फल को पकाते हैं। तो CaC2 कैसे फल को पकाने में मदद करता है, CaC2 जब कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है, CaC2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, सॉरी ये गलत जगह बता दिए। मतलब कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो जल से अभिक्रिया करके H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है, C2H2 बनाता है, और CaC2 को अलग निकाल देता है, CO को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करता है, अलग निकाल देता है। तो वो हो गया, मतलब कि CaC2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, C2H2 बनाता है, C2H2 और CO कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से बनाना। और CaC2 को क्या बोलते हैं, CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है, ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक उप धातु है, मतलब कि इसमें से कौन सा एक उप धातु है, वो सिलिकॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या सल्फर है। इसमें से कौन सा एक उप धातु है। तो उप धातु किसको बोलते हैं, उप धातु तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धातु, अधातु और उप धातु। धातु किस धातु और अधातु दोनों जिसमें गुण पाए जाते हैं उसको उप धातु बोलते हैं। मतलब कि उप धातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और हमारे जो एलिमेंट है, हमारे जो तत्व है, वो तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या 118 है। उस 118 में से 6 जो है, उस 118 में से 6 क्या है, 6 उप धातु है। 91, वही बात करें कि 91 क्या है, 91 मेटल है। और जो शेष बच गया वो क्या है, नॉन मेटल है।
तो बात करें कि इसमें से कौन उपधातु है, तो उपधातु इसमें से सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है और सिलिकॉन का उपयोग हमारे जीवन में अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि एल्युमिनियम सिलिकॉन को मिलाकर एक धातु बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम सिलिकॉन का उपयोग छोटे छोटे कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, वो आपके मोबाइल में ही हो या किसी भी तरह का हो। उसके अलावा बात करें कि उपधातु की संख्या, मतलब कि अलग अलग उपधातु कितने, जो 6 बताए वो 6 उपधातु कौन कौन है, तो हम ऐसे ही बता देते हैं कि वह बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वो है बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एंटीमनी। ये सब क्या है, ये सब तत्व उपधातु, मतलब कि 6 उपधातु है। इसके अलावा धातु और अधातु बचते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें डीएनए होता है, उसमें डीएनए होता है। परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ, मतलब कि परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ होता है, एक साथ कम होना, अनुवांशिक सामग्री नहीं होना, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो क्या है, परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ है या नहीं घिरा हुआ है, या उसमें अनुवांशिक सामग्री नहीं है, या एक साथ काम होना है ना। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका को बोलते हैं जो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, इससे पहले वाले हम किसी वीडियो में बताए थे या किसी सेट में बताए थे कि हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका उस कोशिका को बोलते हैं जो पूर्ण रूपेण, मतलब कि पूरी तरह से विकसित नहीं है, उसके अंदर जो उसकी जो केंद्रक होती है उसकी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, डीएनए होता है। उस डीएनए, हम लोगों का डीएनए क्या है, द्वि झिल्ली है, और उसका मतलब दो ही है, ऐसे है हमारा डीएनए, और उसका एकल ही है, मतलब कि उसका डीएनए सिंगल ही है और सिंगल साथी से ही बना हुआ है, शेप्ड बना है। इसके अलावा बात करें उसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइबोसोम होता है, जितने भी तरह का होता है वो पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण वो पूर्ण रूपे नहीं है। वही बात करें कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो पूर्ण विकसित होता है, मतलब कि जितना भी जरूरी चीज है वो क्यों ना कोशिका झिल्ली हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, कोशिका केंद्रक हो, वो पूरे तरह से विकसित होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आती अंतर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, हम क्या बोले कि डीएनए होता है लेकिन परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, छुई मुई के पौधे पत्तियों को झुकाना छुई मुई के पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है, मतलब कि छुई मुई के क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में शब्द बोलता है डोंट टच मी, इसको कभी कोई आम लैंग्वेज में क्या बोलता है, डोंट टच मी। छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकाना किसके कारण होता है, स्थित दबाव में परिवर्तन, अंतःक्षेपण, प्लास्मोसिस या विसरण। इसमें से कौन सी विधि के कारण जो छुई मुई के पौधे होते हैं, मतलब डोंट टच मी प्लांट होते हैं, जो पत्तियों को झुकने, मतलब कि यदि आप भी देखे होंगे कि कोई पौधा होता है, कोई छोटा सा ही पौधा होता है, उसको यदि आप टच करते होंगे तो क्या होता होगा, वो झुक जाता है, उसका जो पत्तियां झुक जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, जो छुई मुई के पौधे होते हैं उसमें सिस्मोटेनिक नामक एक रासायनिक अति पाया जाता है। कौन, सिस्मोनेस्टी नामक, सिस्मोनेस्टिक नामक क्या पाया जाता है, एक रासायनिक पाया जाता है। वो क्या करता है, पत्ती को जब आप छूते हैं तो उस पर एक स्फीत दबाव पड़ता है, और उस दबाव के कारण क्या होता है, उस पर एक स्फीति दबाव में परिवर्तन आता है, जिससे जो पत्ती के अंदर जो वाटर होता है वो सिस्मोस्टोनेटिक रासायनिक होता है। ये अंदर जब आप इसको छुइएगा, छुई मुई के पौधों को छुइएगा तो क्या होगा, वो उस पर एक स्फीत दबाव लगेगा, और स्फीत दबाव के कारण क्या होगा, ये जो रासायनिक है वो पत्ती के अंदर जाता है, और वो पत्ती के अंदर जाता है तो पत्ती के अंदर जो पानी है, जल है, उसको बाहर निकलने के लिए वो मजबूर कर देता है। और जब उस पत्ती से जल बाहर निकल जाता है, मतलब कि तो वो पत्ता क्या होता है, वो पत्ती झुक जाता है, और कुछ देर बाद, मतलब कि आप देखते होंगे यदि आप पत्ती को छुए तो धीरे धीरे वो ऊपर चल जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्यों, कि जैसे जैसे उसके अंदर जल जाने लगता है तो धीरे धीरे फिर ऊपर चला जाता है। तो छुई मुई के पत्ती के झुकने का कारण क्या है, स्फीति दबाव में परिवर्तन, मतलब कि उसमें स्फीति दबाव यदि नहीं लगता तो क्या होता है, ये रासायनिक अंदर नहीं जाता, और ये रासायनिक अंदर नहीं जाता तो क्या होता, वो पत्ती नहीं झुकता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो डोंट टच मी प्लांट होता है उसकी पत्ती क्यों झुकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओजोन परत में ह्रास इसमें से किसके कारण होता है। यह क्वेश्चन था आई थिंक 3-4 बार से ज्यादा रिपीट हो चुका है कि जो ओजोन परत है उसके ह्रास होने का कौन सा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइड ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो हम लोग जानते हैं कि यदि आप हर वीडियो को देखते आ रहे होंगे कि ओजोन परत के ह्रास के मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं, और ये फ्री जैसी से निकलता है और ये हमारे ओजोन परत सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण है वो क्लोरीन और को अलग कर देते हैं, फ्लोरीन को अलग कर देते हैं, कार्बन को अलग कर देते हैं, और यही क्लोरीन ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल से मिला होता है। मतलब जो हमारा ओजोन परत है वो किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन के 3 अथी से ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है। तो ये जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को 2 भागों में तोड़ देता है। एक भाग होता है O2 और दूसरा होता है O। मतलब कि 2 भागों में तोड़कर क्या करता है, उसके ओजोन परत को ह्रास करता है, और जिससे क्या होता है ओजोन परत से आने वाले जो पराबैंगनी किरण है वो हमारे धरती पर डायरेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रक्त में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्थायी ग्रंथि द्वारा होता है। मतलब कि जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है वो कौन नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। मतलब कि हमारे बॉडी में जितना भी वर्क हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, किसी का बाल या किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण हो रहा है। मतलब कि हमारे जो अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसी के कारण अलग होता है। जैसे कि हो गया थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथि है, बायो में पढ़े होंगे या हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, वो भी ब्रीफली बात करेंगे कि हाँ कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो सबके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में विकसित होता है। छोटा बच्चा बड़ा क्यों होता है, उसके अंदर जैसे जैसे हार्मोन निकलते हैं वैसे वैसे वो बड़ा होता है। उसके बाद जो बड़ा हो जाता है 18 साल के बाद एक अलग हार्मोन निकलता है, बूढ़े के अंदर एक अलग हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलने का भी एक उम्र होता है। तो यही बोल रहा है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि करता है। एड्रीनल द्वारा होता है, थायराइड थायराइड थॉयराइड द्वारा हो रहा है, पैराथॉयराइड द्वारा हो रहा है, या एक से विकल्प। मतलब कि एक से अधिक विकल्प सही है। तो रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको नियंत्रण करने का काम पैराथॉयराइड द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में पैराथॉयराइड होता है वही हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो जो पैराथॉयराइड है वो कहाँ पाया जाता है, जो हमारा थायराइड ग्रंथि यहाँ पे है, यहीं पे पाया जाता है, उसके जस्ट पीछे पैराथॉयराइड ग्रंथि पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या है, मुख्य काम क्या है कि हमारे बॉडी में, हड्डी में या रक्त में कैल्शियम की मात्रा हो गया, फास्फोरस की मात्रा हो गया, या इसकी मात्रा को नियंत्रण करने का काम किसका है, इसका काम नियंत्रण करने का काम पैराथॉयराइड ग्रंथि का है। इसके अलावा बात करें तो हमारे शरीर में कैल्सीटोनिन नामक एक हार्मोन पाया जाता है। कौन सी, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नामक एक ग्रंथि पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है, कैल्सीटोनिन नामक ग्रंथि थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। और ये हमारे रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा है यदि अधिक हो जाती है तो उसको नियंत्रण करने का काम थायराइड करता है। मतलब कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण अंतःस्थायी ग्रंथि पैराथॉयराइड करता है, लेकिन यदि मात्रा बढ़ जा रहा है तो उसको मात्रा को कम करने का काम थायराइड ग्रंथि करता है। मतलब कि कैल्शियम को मिलाने का काम पैराथॉयराइड कर रहा है, और कैल्शियम की मात्रा यदि अधिक हो जा रहा है तो उसको कम करने की काम कौन कर रहा है, थायराइड ग्रंथि कर रहा है। तो आपको आई थिंक ये वाला भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है। मतलब कि इसमें से कौन सी एक विधि है जो पुरुष के स्त्रीकरण की एक विधि में है, वो कौन सा है, नसबंदी है, गोलिया है, कॉपर्टी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले वाले सेट में एक बार हमको याद है ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। मतलब कि इसमें से कौन सा है जो पुरुष के स्त्रीकरण की एक विधि है, तो वो है वो कौन है, वो है वैक्सोटोमी नसबंदी। मतलब कि जो नसबंदी होता है वो पुरुष के स्त्रीकरण का एक मुख्य कारण है, एक विधि है। तो ये किस तरह से, ये पूरी इस नसबंदी में क्या होता है, नसबंदी में जो पुरुष का जो अति होता है, जो स्पर्म आता है, वो स्पर्म का जो जिस माध्यम से आता है उसको क्या कर देता है, डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से काट देता है और या उसको सील कर देता है किसी भी तरह से। उससे क्या होता है,
उसके कारण जो वीर्य है मतलब स्पर्म है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वो नहीं निकलने के कारण क्या होता है, जब भी निषेचन होगा तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसे किसी भी तरह का जब तक स्पर्म निकलेगा नहीं, जब तक वीर्य अंडाशय से नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, तब तक किसी भी तरह का क्या बोला जाता है, निषेचन नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह का आगे का प्रक्रिया नहीं होगा, मतलब कि बच्चा का जन्म नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, पूरी स्त्रीकरण को रोकने के लिए नसबंदी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। 8 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड या 28 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन दम मतलब कि ये भी क्वेश्चन क्या रिपीटेड है, और ये भी ऐसा क्वेश्चन वाला नहीं क्या कि हाँ इस क्वेश्चन को जो अति दिया हुआ है वैल्यू दिया है वैल्यू को चेंज कर दे, वैल्यू भी चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन को डाल दिया है, मतलब कि पहले वाले सेट ही इस क्वेश्चन में क्या किया आ गया। तो ये क्वेश्चन में क्या करा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यदि आप गति के प्रथम नियम को पढ़े होंगे, गति के प्रथम नियम जिसका हम फॉर्मूला भी उस दिन बताए थे, गति के प्रथम नियम का फॉर्मूला क्या बताए थे, गति के प्रथम नियम के फॉर्मूला बताए थे v बराबर u प्लस एटी, क्या बताए थे v बराबर u प्लस एटी, जिसमें v क्या था, v था प्राथमिक चाल, v था अंतिम चाल, u था प्राथमिक चाल, a से एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण और t से समय। तो यहाँ पे क्या करा 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस, मतलब कि ये क्या दे दिया u दे दिया गया, मतलब कि प्राथमिक चाल दे दिया गया है, u कितना दिया हुआ है, u दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या दे दिया गया है, u को दे दिया गया। उसके बाद क्या करा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सरल रेखीय पथ पर एक बस चल रही है जिसका त्वरण कितना, त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या पूछ रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात वो बस कहाँ होगा, t बराबर 2 सेकंड के पश्चात वो बस कहाँ होगा। तो इसको क्या करना है, ये वाला यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 20 प्लस a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 4 और t कितना दिया हुआ है 2, मतलब कि 20 प्लस 8 इजकल टू 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 28 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आंसर किससे निकला है, गति के प्रथम नियम से। इसके अलावा हम बात करें कि गति का जो दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये क्या है गति का दूसरा नियम है। इसके अलावा एक और नियम है तीसरा, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब क्या है, ये हो गया गति का प्रथम नियम, ये हो गया गति का दूसरा नियम, हम यहाँ पे दूसरा डाल देते हैं, और ये क्या है गति का तीसरा नियम है, मतलब कि गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम का फॉर्मूला v बराबर u प्लस एटी, सेकंड नियम है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड नियम है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यदि आप अब ये पूछेगा कि हाँ इस फॉर्मूला को कब हम कहाँ लगाएंगे, इसमें देखिए हर में कुछ ना कुछ सब कुछ दिया होगा और एक नहीं दिया होगा। जैसे इसमें देखिए v बराबर u प्लस एटी, यहाँ पर हम एस की बात करें, एस का अर्थ क्या है, तो एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे दर्शाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दर्शाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से दर्शाते हैं। और तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस नहीं दिया हुआ है और इसमें एस दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, बी बराबर यू प्लस एटी, इसमें एस नहीं दिया हुआ है, इसमें एस दिया हुआ है, मतलब कि यदि आपसे एस पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टी है और जहाँ टी नहीं दिया है तो और एस दिया हुआ है तो एस लगा देंगे। तो जहां पर जो पूछ रहा है वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। आई थिंक आपको ये भी वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ये क्वेश्चन मिला के ये भी 3 से 4 बार पूछा गया, मतलब कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि आज का जितना भी सेट का क्वेश्चन आ रहेगा क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। यदि आप हमारे हर एक वीडियो को देखते हैं और यदि आप देखते चलेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा, और हम डिफाइन भी कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन और हर एक ऑप्शन को। तो इसमें क्या पूछ रहा है,
ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? वाट है, वाट घंटा है, किलोवाट घंटा है या किलोवाट है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट, किलोवाट घंटा है। मतलब कि ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। और इसको फॉर्मूला की बात करें तो इसको हम किलोवाट घंटा के जगह जगह पर कहीं कभी यूनिट भी दे दिया जाता है। तो यूनिट भी क्या है? इसी का मात्रक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। यदि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि यूनिट हम उस वक्त यूनिट लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है। मतलब कि इसमें से कौन सा लोहा तैर सके, कौन सा धातु है जिसमें लोहा तैर जाएगा? इस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसमें लोहा तैर सकता है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है या मरकरी है? तो सोडियम ठोस होता है, मैग्नीशियम भी ठोस होता है और मैग्नीज भी ठोस होता है। मतलब कि ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? मरकरी। मरकरी एक ऐसा है जिसमें लोहा तैर सकता है। तो ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, आप ऑप्शन देख को लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बात करें कि हम इसको सॉल्व करें तो बात करें कि लोहा का जो द्रव्यमान होता है, मतलब कि जो लोहा का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? लोहा का द्रव्यमान की बात करें तो लोहा का द्रव्यमान होता है 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि लोहा के द्रव्यमान की बात करें तो लोहा का द्रव्यमान कितना होता है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही बात करें कि मरकरी की बात करें, मरकरी के द्रव्यमान की बात करें तो ये हो जाता है 13.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे द्रव्यमान किसका ज्यादा है? लोहा का ज्यादा है या मरकरी का ज्यादा है? तो मरकरी का ज्यादा है। यदि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो तैरेगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, हम इसको ऐसे ही लिख देते, लिखने का क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही समझा देते हैं। मतलब कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो नहीं तैरेगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा वो तैरेगा। तो यहाँ पे किसका द्रव्यमान ज्यादा है? यहाँ पे मरकरी का द्रव्यमान ज्यादा है और किसका द्रव्यमान कम है? लोहा का द्रव्यमान कम है। यदि लोहा का द्रव्यमान कम है तो क्या होगा? वो मरकरी पर तैरेगा। यही कारण होता है कि बर्फ का जो द्रव्यमान होता है पानी के द्रव्यमान से कम होता है तो बर्फ पानी पर तैरता है। इसके अलावा बात करें कि हवा और बादल की बात करें तो हवा का द्रव्यमान बादल के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, इसलिए बादल जो है हवा में तैरता है। तो ये सब क्या हो गया? उदाहरण हो गया। यदि क्वेश्चन आता है कि बर्फ है, बर्फ जो है वो पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का द्रव्यमान है वो लोहा के द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान से कम है। इस कारण से क्या होता है? बर्फ जो है पानी पे तैरता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा की जगह पे यही ऑप्शन में पानी दे देता है तो क्या होता है? पानी का द्रव्यमान कम है और लोहा का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा? लोहा डूब जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल लगना चाहिए? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए और मूल ध्वनि, मतलब कि जो स्पष्ट ध्वनि कोई बोल रहा है तो उसकी मूल ध्वनि मतलब कि हमारे मुंह से जो वर्ड निकला और वो वर्ड जहां से टकरा कर आया उसके बीच में कितना समय होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, 0.1 मिनट, 1 घंटा या 0.01 सेकेंड, कितना होना चाहिए? तो हम लोग क्या बताए थे उस दिन? हम बताए थे कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए। मतलब कि मूल ध्वनि और प्रतिवर्ती ध्वनि मतलब कि परावर्तन ध्वनि, मतलब कि जो टकरा कर ध्वनि है उसके बीच में 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। ये एकदम प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है। मतलब कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? कोई वस्तु पर जाता है सरल चिकनी सतह पे और वो टकरा के क्या होता है? रिटर्न आ जाता है। उसी तरह जो प्रतिध्वनि है वो भी सेम होता है। और इसके लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दूरी हम उस दिन कितना बात किए थे? 16 से लेके 17 मीटर, मतलब कि 16 से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जो वर्ड टकरा के आ रहा है, वर्ड को टकरा के आने के लिए जो दूरी की बात करें वो 16 से 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और प्रतिध्वनि जो है मतलब कि जो टकरा के ध्वनि आता है प्रतिध्वनि, इसका उपयोग बहुत जगह पे होता है। जैसे कि यदि आप सेट 9 में पढ़े होंगे तो सेट 9 में हम क्या पढ़े थे? सोनार के बारे में जाने थे, या वो भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था। एक दो बार हम सोनार के बारे में बात कर लिए हैं। तो सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का उपयोग
हम पानी की मतलब समुद्र की गहराई, मतलब कि समुद्र की कितनी गहराई है उसको नापने के लिए करते हैं, या समुद्र में किसी भी तरह के चीज डूब गए उसको नापने के लिए, जैसे कि समुद्र में यदि पहाड़ वहाड़ है तो वो अंदर कितनी ऊंचाई पर है, हम यहाँ से नाव को लेकर गुजार सकते हैं कि नहीं गुजर सकते, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बात करें कि यदि टाइटेनिक डूब गया था तो उसके बारे में पता क्या गया ना कि हाँ वो टाइटेनिक कहाँ है, तो किसके माध्यम से किया गया था, प्रतिध्वनि के, मतलब कि जो सोनार के उपयोग से। सोनार क्या करता है, सोनार एक तरह के रेडिएशन निकालता है, वो रेडिएशन क्या होता है, एक तरह का वेव होता है जो ऐसे 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 गमन करता है, और वो गमन क्या करता है, वो जितना देर में टकरा कर आ जाएगा, जब तक वो टकरा कर रिटर्न आएगा तो वो पता चल जाता है कि हाँ इसको गमन करने के लिए इतना समय लगा और ये इतना देर पर टकरा के रिटर्न आ गया, मतलब कि उससे कैलकुलेशन करके निकाल दिया जाता है कि हाँ इसकी दूरी कितनी है, इसके बीच में कहाँ कौन सा सामान है, इसको पता लगाया जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है, मतलब कि भारत के किस राज्य में सोपानिक कृषि जो है वो प्रचलित है। पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड, इसमें से कौन सा सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन हम बात करें कि इस क्वेश्चन को क्या किया है, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। इससे पहले वाले हम सेट में दो तीन बार बात कर चुके हैं इस मुद्दे पर भी। तो इस क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में क्या पूछता था कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से खेती की जाती है, तो हम लोग क्या मानते थे, सोपानिक कृषि। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि भारत के किस राज्य में सोपानिक कृषि होती है, भारत के किस राज्य में सोपानिक कृषि होगी, उसी राज्य में होगी जहां पहाड़ होगा। और पहाड़ कहाँ पाया जाता है, पंजाब में। पंजाब तो एक समतल जगह है जहाँ पे खेती किया जाता है। बिहार भी समतल है, मतलब कि बिहार में पहाड़ है, पहाड़, पंजाब में भी पहाड़ है, राजस्थान में भी पहाड़ है, लेकिन उतना नहीं है जितना उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में क्या है, अधिक मात्रा में पहाड़ है। और यहाँ पे जो जितने भी तीन ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है, और मरुस्थल बोले जमीन ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है। और यदि हमारे पास मिट्टी उपलब्ध है ही है तो हम क्यों उस पहाड़ पे जाके सोपानी कृषि करने जाए। तो ये हो गया उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि कहाँ किया जाता है, वो उत्तराखंड हो गया, आसाम हो गया, केरल हो गया, मतलब कि जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे किया जाता है। इसके अलावा बात करें कि सोपानी कृषि में मुख्यतः होता क्या है, यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि सोपानी कृषि में मुख्यतः होता क्या है। सोपानी कृषि में मुख्यतः जो पहाड़ी होता है, मतलब जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ को काट काट के सीढ़ी नुमा आकार बनाया जाता है। जैसा कि आपके घर में सीढ़ी होता है, उसी तरह के वहां के खेत को, मतलब कि पहाड़ को काट काट के बनाया जाता है और उसको पे खेती किया जाता है। अब सोपानी कृषि को ही क्यों किया जाता है, मतलब कि पहाड़ को काट काट के, उससे क्या होता है, उससे मिट्टी का क्षरण नहीं होता है, मतलब कि जो जल होगा वो जल आसानी से ऊपर से नीचे आ जाएगा। जल का अधिक, मतलब कि सिंचाई में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, जो जल है वो सभी पौधों को मतलब कि समान रूप से मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोपानी कृषि के करने से वहाँ के किसान को फायदा होता है, जमीन की तुलना में वहाँ पे अच्छी खासी खेती पहाड़ों पर हो जाती है। तो आई थिंक ये भी वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, और उस वक्त भी हम इसको डिफाइन कर ही चुके थे जब यहाँ पे हम बात किए थे ओजोन परत के बारे में। हम कहाँ बात किए थे, मतलब कि अभी हम बात किए थे ना ओजोन परत क्या होगा, पीछे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है, मतलब कि ओजोन परत का वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे कि ओजोन परत का हानि का कारण क्या है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। हम क्या बताए थे कि ओजोन परत क्या करता है, ओजोन परत सूर्य से आने वाला जो परावैंगनिक किरण है, मतलब कि अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसको रोकने का काम करता है। यदि सूर्य, मतलब कि यदि जो हमारा ओजोन परत है वो परावैंगनिक किरण को रोकना बंद कर दे तो क्या होगा, यदि हम, आप ऐसा इमेजिन कीजिए यदि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत ना हो तो क्या होगा, ओजोन परत नहीं होगा तो जो सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आता है, यूवी रेज आता है, इसके अलावा जितने भी तरह के खतरनाक खतरनाक किरण आते हैं उसको क्या करता है,
उसको ऑलरेडी ओजोन परत रोक देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे परत रोकते हैं। हम मुख्यतः किस पे ओजोन परत की बात करते हैं। यदि ओजोन परत नहीं होगा तो यूवी रे डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा, और यदि बॉडी पे पड़ेगा तो एक तरह का स्किन कैंसर होता है, वो हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बीमारी के कारण पड़ता है। तो ओजोन परत हमको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देता है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की कम करना, नाइट्रोजन को बढ़ा देना, सब उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वन्य जीव परिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था, मतलब कि पूछने का तरीका अलग है लेकिन है क्वेश्चन रिपीटेड है। वन्य जीव परिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण क्यों, मतलब कि जो वन्य जीव है परिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें औषधीय उपयोग है। तो वन में तो औषधि होते ही है। कृषि महत्व है, ऑप्शन ये भी सही है। आर्थिक महत्व हमको क्या है, वन के जो जीव है, वन में जो जंगल में जीव पाए जाते हैं उसको परिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण कैसे है, तो औषधीय उपयोग है, मतलब कि उससे औषधि प्राप्त होती है, कृषि से भी है और आर्थिक महत्व भी है। मतलब कि इनमें से सभी, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें सभी। हमको इस सभी जितने भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी। मतलब कि भारत में जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापना किया गया था, बिहार, पंजाब, गुजरात, असम, इसमें से कहा भारत का पहला संयंत्र स्थापना किया गया था। हम बात करें कि पवन ऊर्जा क्या होता है। पवन ऊर्जा मतलब कि इसको बोलते हैं, पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा में जो वायु बहता है और वहां पे क्या लगा जाता है, बड़े बड़े टरबाइन, बड़े बड़े अति जैसे पंखी टाइप के बना दिया जाता है और उसके अंदर टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन क्या होता है, जैसे जैसे टरबाइन घूमेगा, जितना तेज हवा बढ़ेगा वैसे वैसे पंखी घूमेगा। यदि पंखी घूमेगा तो पंखी टरबाइन से जुड़ा होता है, टरबाइन भी घूमेगा, और यदि टरबाइन घूमेगा तो वो वायु ऊर्जा को क्या है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कैसे होगा हम एक बार और डिफाइन करते हैं। मतलब कि ऐसे एक गोल होता है और बड़ी बड़ी पंखियां 3 या 4 होती है, आई थिंक 3 या 4 होती है, 3 या 4 बड़ी बड़ी पंखियां होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें मतलब हम रफली स्ट्रक्चर बना दे, ऐसा होता नहीं है, मतलब कि ऐसे होती है। और यदि इस पे एयर पड़ेगा, हवा बहेगा तो क्या होगा, वो गोल गोल घूमेगा। और यदि ये गोल गोल घूमेगा तो इसके अंदर टरबाइन होता है, वो टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन भी उसके साथ साथ घूमेगा। और यदि टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन ये विद्युत जो वायु पवन ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, उसको किस में, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो विद्युत ऊर्जा को, वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का किसका काम है, तो वो काम है टरबाइन का। तो भारत का पहला वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला वो गुजरात में स्थापित किया गया था। मतलब कि सर्वप्रथम पवन ऊर्जा को गुजरात में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पवन ऊर्जा क्या होता है, वो किस तरह से। पवन ऊर्जा के अलावा होता है वायु, ये पवन ऊर्जा हो गया। उसके अलावा होता है जल ऊर्जा, मतलब कि सेम ऐसा ही होता है कि जितने बड़े बड़े डैम होते हैं, डैम के नीचे क्या लगा दिया जाता है, वहां भी टरबाइन लगा दिया जाता है, और वो भी ऐसे टरबाइन रहता है, और वहां पे भी पंखी ही होता है। हमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है, मतलब कि वहां भी टरबाइन लगा दिया जाता है। और जैसे जैसे ऊपर से जल गिरता है क्या होता है, वो भी गोल गोल घूमता है, और वो क्या करता है, विद्युत जल ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो टरबाइन कैसे काम करता है, वो आप फिजिक्स का आती है, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, वो फिजिक्स का प्रश्न है, हम उसको फिजिक्स में ही क्लियर करेंगे। और इसका हम ब्रीफली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मतलब कि मे भी दिसंबर से केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा। तो यदि आप हमारे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है, मतलब कि हमारे जो घर में विद्युत ऊर्जा वो कितना होता है, 220 वाट डीसी, 220 वाट डीसी, 12 वाट डीसी, या बात करें तो 220 वाट एसी या 12 वाट एसी। मतलब कि इसमें से कौन सी ऊर्जा दी जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा आती है वो 220 वाट एसी होता है, ना कि डीसी होता है। और वो कितना होता है, 220 वोल्टेज। उससे कम में हमारा घर का जो क्या कर रहा है, घर का जो विद्युत की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाएगी। 220 वाट में घर की आपूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जो पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। यह भी एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है।
और मैं भी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही था, मतलब कि इससे पहले भी ये रिपीटेड ही था और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। इसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। तो उस वक्त हम क्या समझते हैं, जब हम ये हमको अंदाज है कि ये सेट 1 का पहला प्रश्न यही था, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस तरह का छड़ का उपयोग करते हैं। तो उस दिन हम बताए थे उसमें हम नरम लोहा का उपयोग करते हैं। नरम लोहा का उपयोग क्यों करते हैं? यदि आप नरम लोहा से विद्युत को प्रवाह करते हैं तो वो जो विद्युत चुंबक तुरंत ही उसमें काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही आप स्विच बंद करिएगा तो वो जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि जितना देर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है उतना ही देरी रहता है और उसके बाद वो तुरंत खत्म हो जाता है। और उसके अलावा बात करें कि इस्पात से भी विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, लेकिन वो विद्युत जो नरम लोहा है उसकी तरह कार्य नहीं करता। इसके अलावा बात करें कि ये जो नरम लोहा है वो विद्युत चुंबक से सस्ता भी पड़ता है और ये आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का उपयोग करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, सिंपल क्वेश्चन बट नया है, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सा है? 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, 25 मिलीमीटर है या अनंत है। मतलब कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु अनंत होता है। और बात करें कि वही क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य नेत्र के लिए सबसे नजदीक बिंदु, तो नजदीक बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। नजदीक के लिए कितना होता है? नजदीक के लिए 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु आप अनंत तक देख सकते हैं, मतलब कि सामान्य नेत्र, जिसका नेत्र बढ़िया है, जिसका आंख बढ़िया है, वो दूर अनंत स्थित वस्तु को भी देख सकता है। जैसे कि आप सूर्य तारा को देख पाते हैं कि नहीं, तो वो क्या हो गया? वो सामान्य नेत्र हो गया। यदि आप नहीं देख पा रहे तो आपका आंख में बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाएं। और यदि बात करें कि आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक, यदि 25 सेंटीमीटर से नजदीक आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको धुंधलापन दिखने लगेगा और वो पूरा ब्लड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। मतलब कि हम कोई भी वस्तु को एटलीस्ट आप ये कोशिश कीजिए कि 25 सेंटीमीटर दूर से ही देखें। तो आज हम क्या किए, बेसिकली हम क्या किए, आज हम 20 क्वेश्चन लगाए, जिसमें से लगभग हमको लगता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीटेड था। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड था। जैसे कि पहला ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीटेड, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन क्या था, रिपीटेड था। यदि आप हमारे हर एक सेट के वीडियो को देखते हैं और यदि आने वाले हम हर एक वीडियो को, मतलब कि हर पर डे एक एक वीडियो लॉन्च हो रहा है, और आप यदि डेली वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट को देखा जाता है, और ये लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमारे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप ये भी फील किए होंगे कि हम हर एक वीडियो जो 10 क्वेश्चन, ऐसा हुआ कि 10 क्वेश्चन रिपीटेड है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले में 20 के 20 क्वेश्चन रिपीटेड ना हो, और सब क्वेश्चन क्या है, हल्का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।